हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या आईसीसी के द्वारा जारी किया गया कोई भी अरेस्ट वारंट किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करा सकता है। क्या आईसीसी के कहने पर कोई देश किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या उसकी सेना के किसी कमांडर को गिरफ्तार कर सकता है। आज पूरी इंटरनेशनल मीडिया में सबसे प्रमुख मुद्दा रहा। हालांकि एक और मुद्दा जो इंटरनेशनल मीडिया में था वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो रशिया ने यूक्रेन के विरुद्ध यूज की है उस मिसाइल को लेकर था। हालांकि ये खबर काफी इंपॉर्टेंट थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने एक वारंट जारी किया है। बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा दो व्यक्ति और हैं जिसमें पूर्व रक्षा मंत्री हैं इजराइल के ही और हमास का एक कमांडर है। ये तीन व्यक्तियों के खिलाफ जो है वो आईसीसी ने जो है वो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। देखिए तीन व्यक्ति कौन कौन है। बेंजामिन नेतन्याहू हैं, याओव गलांट और मोहम्मद दीफ। मोहम्मद दीफ की मृत्यु हो चुकी है, हालांकि इसको इजराइल ने गाजा में मार गिराया है। तो इन तीन व्यक्तियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो दो व्यक्ति खाली अभी जिंदा हैं और इन दो व्यक्तियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट काम करेगा। आखिर हम समझेंगे कि आईसीसी आखिर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई वारंट जारी करता है तो क्या वास्तव में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए कुछ दिनों पहले जब यूक्रेन पर हमला किया था तो व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ भी ये वारंट इस अदालत ने जारी किया था। आज की इस वीडियो में हम इस आईसीसी की जो है पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसकी ताकत के बारे में भी जानेंगे कि वाकई में इतनी ताकतवर संस्था है जो किसी राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करा सकती है, किसी सेना के कमांडर को गिरफ्तार करा सकती है। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये आईसीसी है क्या। आईसीसी देखिए कोई यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की कोई संस्था नहीं है। ये एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो कि रोम की संधि के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है? नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्ध कोई अगर काम हो रहा है, कोई हिंसा हो रही है, कोई बड़ी टेरर एक्टिविटीज हो रही है तो उनको ऑब्जर्व करके उन केसों की सुनवाई करके उन पर फैसला देना है। हालांकि ये इसके जो डिसीजंस हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉलो हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बड़े देश आप भारत ले लीजिए, चीन ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, इंक्लूडिंग इजराइल ले लीजिए, ये सब इसके मेंबर नहीं है। इनको लगता है कि ये इतना कैपेबल नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्राइम को इस तरीके से डिसाइड किया जा सके, क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्राइम को सुनिश्चित करता है कि ये व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है। हालांकि ये फांसी की सजा नहीं दे सकता, इसमें 30 वर्ष तक की सजा ये दे सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सजा को कोई दूसरा कंट्री जिसमें सुनाया है वो उसको फॉलो करे। ठीक है, जैसे भारत के किसी व्यक्ति को सुनाया, वो इंडिया में नहीं रहता था, ऐसे देश में रहता था जो इस संधि को फॉलो करता हो। इसमें अब तक 124 देशों की सहमति है। ठीक है, और मलेशिया जो है वो आपका 124वां देश है। तो भारत है, अमेरिका है, चाइना है, इजराइल है, बड़े जो कंट्रीज हैं वो इसके नियमों को फॉलो नहीं करते, वो ना इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मानते हैं, ना भारत अपने किसी फैसले को यहां लेकर जाता है। भारत का एक महत्वपूर्ण फैसला जो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट हुआ था भारत का, अभी भी वो चल रही है। आपका जो जाधव थे जो हमारे नेवी में अधिकारी थे पहले, उनकी जासूसी वाला जो केस है, ठीक है, वो आपका अभी भी चल रहा है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। और वीडियो के एंड में हम ये भी समझेंगे कि आखिर क्या फर्क होता है आईसीसी और आईसीजे में। ठीक है, दूसरा है ये है कि इसको अपनाया कब गया था। देखिए 1998 में 120 देशों द्वारा रोम की संधि के द्वारा इसको अपनाया गया था। हालांकि इसमें अभी प्रेजेंट में 124 देश जो है वो मौजूद है, मलेशिया सबसे लास्ट देश है, और 2002 से ये अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहा है। ठीक है, और अगर आगे चल के देखें इसके न्याय क्षेत्र क्या है कि नरसंहार, मानवता विरुद्ध, युद्ध अपराध और आक्रमकता का अपराध, इन 4 श्रेणियों के अपराध जब होते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है, क्रिमिनल कोर्ट में सॉरी, जा सकते हैं। वही देश जा सकते हैं जो देश इसके मेंबर हैं, जो देश इसके कानूनों को फॉलो करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर कई यूरोपियन देशों ने सहमति जताई है कि हाँ, अगर हमारे यहाँ नेतन्याहू आएंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि अमेरिका इस कोर्ट से काफी चिढ़ता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हेग में है। ठीक है, हेग नीदरलैंड का एक शहर है, तो हेग में हेडक्वार्टर है। हालांकि अमेरिका इसको फॉलो नहीं करता, अमेरिका इससे काफी चिढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि इंटरनेशनल कोर्ट होते हुए भी इसमें अमेरिका की दादागिरी नहीं चली। कई बार अमेरिका आईसीसी को धमका चुका है, क्योंकि कई बार आईसीसी ने अमेरिकन अधिकारियों के विरुद्ध भी केस दर्ज किए थे, उन पर भी सुनवाई की थी इंटरनेशनल कोर्ट में। तो उस समय अमेरिका ने कई आईसीसी के जो अधिकारी थे जो इस कोर्ट में काम करते थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी, और आईसीसी को धमकाया भी था कि हम आपको बैन कर देंगे आपको इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन इन सब धमकियों के बावजूद भी आईसीसी लगातार ऐसे फैसले देता रहता है जो कि अमेरिका विरोधी हों। ठीक है, पुतिन का फैसला हालांकि जरूर अमेरिका के फेवर में था, लेकिन ये जो फैसला है टोटली अमेरिकन पॉलिसीज के विरुद्ध है। बिना अमेरिका से डरे हुए आईसीसी ने इतना बड़ा डिसीजन जो है वो दे दिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि किसी में हिम्मत है कि कोई भी देश इसका मेंबर है या इसको फॉलो करता है वो बिल्कुल गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन ऐसे देशों में कभी कोई जाता ही नहीं है। व्लादिमीर पुतिन, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल समिट थे उनमें भाग लेने जाते ही नहीं थे, तो इंडिया नहीं आए थे G20 के समिट में भाग लेने के लिए। हालांकि इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगा, कोई भी फ्रेंड कंट्री अपने फ्रेंड कंट्री के साथ ऐसा नहीं करता है। लेकिन कुछ देश होते हैं, जैसे यूरोप के कई देश हैं, कनाडा एक बड़ा देश है, कनाडा ने कहा कि हमारे यहाँ अगर आएंगे नेतन्याहू तो हम गिरफ्तार कर लेंगे उनको, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वॉर क्राइम किया है। तो ये सारी कहानी जो है इंटरनेशनल लेवल पर। अब नेतन्याहू वहां जाएंगे क्यों, कनाडा, उनको क्या जरूरत पड़ रही जाने की, वो अपने ही देश में रहेंगे। अमेरिका जाएंगे क्योंकि अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, हालांकि ये चीजें जो है बहुत ज्यादा वैल्यू तो नहीं रखती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बनाने के काम आती हैं, खासकर उन देशों पर जो कि सपोर्टर्स हैं इजराइल के। पूरा यूरोप लगभग सपोर्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे बेंजामिन नेतन्याहू की शक्ति की वजह से और जो बेकसूर लोग वहां मारे जा रहे हैं, एक तरीके से कहें तो उन व्यक्तियों की वजह से काफी कंट्रीज जो है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये काफी कंट्रीज जो है इजराइल के साथ से धीरे धीरे पीछे हट गए। लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से उसके साथ खड़ा हुआ। वॉर क्राइम का आरोप है। वॉर क्राइम का मतलब ही है कि आप दो मिलिट्रियों के बीच में, दो संगठनों के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई आप सिविलियंस को मारने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसी जगह बम गिरा रहे हैं जहां बड़ी तादाद में सिविलियंस मर रहे हैं, बड़ी तादाद में जो ऐसे लोग मर रहे हैं जो इसका उस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको वॉर क्राइम जो है वो बोलते हैं। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट है, इसकी मान्यता जो है उतनी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर जितनी कि आईसीजे की है। आईसीजे क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे के बारे में हम देखेंगे। आईसीजे एक यूनाइटेड नेशन का, यूएन का ही एक पार्ट है। 1945 में आईसीजे की स्थापना हुई थी। ठीक है, आईसीजे में एक भारतीय जज जो है वो दलवीर भंडारी, आपको पता होगा कि इस समय वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आईसीजे का काम दो राष्ट्रों के बीच विवाद को सुलझाना है। आईसीसी क्या कर रहा है कि व्यक्तियों को ही अपराधी बनाकर या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज पर उनकी निगरानी कर रहा है या उनको सजा देने का काम कर रहा है। आईसीजे किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं चलता है, पुतिन या नेतन्याहू के ऊपर नहीं, बल्कि ये जो फैसला देगा वो कंट्री वाइज देगा। इजराइल वर्सेज इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, ठीक है, वो डिसीजन आया था, उसमें फांसी पर जो रोक लगाई थी। तो दो कंट्रियों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको आईसीजे करता है। आईसीजे का भी हेडक्वार्टर आपका हेग में है, नीदरलैंड के अंदर है। तो आईसीजे एक यूएन की जो है संस्था है, तो यूएन की संस्था है तो ऑब्वियसली इसके पास ताकत है, और ताकत है, यूएन की संस्था है, तो सीधी बात है कि अमेरिकन प्रभुत्व भी इसके पास होगा। आईसीजे की तुलना में ताकतवर संस्था नहीं है। हालांकि एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए आईसीसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है, क्योंकि लगभग 124 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, और किसी व्यक्ति पर वॉर क्राइम साबित करना, उसमें सुनवाई तो होती ही है, ऐसा नहीं है कि सीधे फैसला दे दिया, काफी लंबे समय तक सुनवाई होती है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी काफी लंबे समय तक सुनवाई हो रही थी। तो ये सारे डिसीजन सुनने के बाद ही कोई फैसला आता है, बाकायदा सुनवाई होती है। लेकिन अमेरिका कभी उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि आईसीसी अमेरिकन जो प्रभुत्व है उसको दरकिनार करते हुए लगातार ऐसे फैसले देती है जो फैसले एक तरीके से कहें तो अमेरिका के विरुद्ध हों या फिर अमेरिका के जो मित्र देश हैं उनके विरुद्ध ये फैसले जाते हों। एक बड़ा फैसला है बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का। ये बस दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इन्होंने वॉर क्राइम किया है, एक अदालत ने इनको दोषी माना है। हालांकि वैसे भी आरोप इन पर लगते रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इजराइल इस चीज को मानने के लिए तैयारी नहीं है, वॉर रोकने के लिए तैयारी नहीं है, वो एक तरफा शर्तों के लिए अड़ा हुआ है। और कुछ मीडिएशन की भी इस समय वर्तमान में कमी है, क्योंकि कई देश पीछे हट गए। कुछ लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां आए तो कुछ हो, लेकिन ट्रंप अभी जनवरी में आएंगे और तब तक बाइडेन है, तब तक बाइडेन कुछ अंतिम फैसला यूक्रेन और खासकर इजराइल का जो वॉर चल रहा है, ये दो वॉर प्रमुख वर्ल्ड में पूरे में जो लड़े जा रहे हैं, इन पर कुछ कंक्लूजन निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
इसी कड़ी में यूक्रेन को इन्होंने जो है लंबी दूरी की मिसाइलें फायर करने की परमिशन दी थी। उसके बदले में रसिया ने दिखाया कि आप इस तरह की हरकत करोगे तो हम इंटरनेशनल या फिर कहें तो आप कॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको फायर करने की क्षमता वाली जो मिसाइलें हैं उनको हम फायर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट जो है बढ़ता भी चला जाता है। कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता भी चला जाता है इन चीजों से, और ऐसे फैसले आईसीसी ने इस समय पर दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू इसे फॉलो करने वाले तो नहीं, इतने सीधे तो नहीं है, ना अमेरिका इसको फॉलो करने वाला है। बस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये एक वॉर क्रिमिनल व्यक्ति है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।